और दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इस बार बता दूं आपको, अप्रेंटिस अगर जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जो अप्रेंटिस की चाह रखते हैं या जिन्होंने जॉब चाहिए 10वीं पास से, जो रेलवे में चाहते हैं कि हमें 10वीं में पास से जॉब मिल जाए, तो आपके लिए एक प्रकार से समझ सकते हो कि साल की अभी इसमें क्या है कि कोई कंफर्म नहीं रहता है कि 10वीं पास के लिए। हालांकि आईटीआई के लिए बहुत बार वैकेंसी निकलती है, लेकिन मैंने कल वीडियो एक बनाया था जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको बार बार उसको प्रयास करना है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर एक प्रकार का मान सकते हो, क्योंकि आपकी जो एज है ना उसी में आपको अवसर मिलता है। कई बार ये होता है कि अगर मौका चूक जाते हैं तो फिर लाइफ हमारी जो है तो कहीं ना कहीं इतनी दूर हो जाती है कि फिर हमें मजबूरी में जो नहीं होता वो हमें करना होता है। तो आप अगर 10वीं पास हो तो एक बार कृपया करके ये अप्रेंटिस के लिए फॉर्म, जितने भी हमारे भाई हैं या जितने भी हमारे सब्सक्राइबर बेस में हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे हम एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर देना। और इसमें मैं पूरा नॉलेज दूंगा आपको, यानी कि आपको कैसे क्या करना है, क्या क्या रहेगा इसमें, सैलरी वगैरह का। अच्छी खासी वैकेंसीज को मान सकते हो। साल की ये नंबर 1 वैकेंसी रेलवे में। हालांकि ग्रुप डी की वैकेंसी भी चल रही है, बहुत से भाई हमारे फॉर्म डाले भी होंगे। तो आप ठीक है अपनी तैयारी जारी रखो, लेकिन अगर 10वीं पास हो तो आप इसमें भी ज़रूर भर देना। क्योंकि अगर आप यूपी से हो या एमपी से हो तो आपको ना तो बाहर जाना है कहीं, आपको बनारस में ही यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भी है, और एक अपना जो बनारस लोकोमोटिव जो वर्क्स होता है जो कोचेस का, तो वो एक बनारस में भी फैक्ट्री है। तो यहाँ पर आपको वर्क करने का सुनहरा अवसर है। और एक फैक्ट्री भोपाल में भी है। तो आप बनारस को चाहे एमपी के हो चाहे यूपी के हो, किसी भी स्टेट से हो, मैं तो ये कहूँगा ऑल इंडिया लेवल के लिए वैकेंसी है। लेकिन अगर आप लोग खासकर यूपी के या एमपी के हो, मतलब नियर बाई जो इनका थोड़ा नियर पड़ जाता है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर देना। बाकी कोशिश करना, जितने भी भाई हमारे सुन रहे हैं, अगर आप इस वैकेंसी को फिल करते हो, क्वालिफिकेशन आपका है, मैच करते हो, एलिजिबल है, तो आप बिल्कुल इसको एक बार फॉर्म जरूर भर देना। क्योंकि देखिए हमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में ठीक है अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, तो आप मान लीजिए रेलवे में एक बार जाते हो तो क्या पता कि आप वहाँ पर भगा ही दिया जाओगे अप्रेंटिस के बाद। हो सकता है आपको कभी न कभी आप कितना भी नेगेटिव सोच लो, लेकिन अगर अभी मैं बात करूँ अगर रेलवे ग्रुप डी की, तो जो पिछले साल वैकेंसी निकली थी वहाँ पर जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिनका अप्रेंटिस पूरा था, तो उन्हें बेनिफिट्स मिला था। 5 से 10 नंबर का उन्हें बेनिफिट्स मिला था। और आपको पता होगा कि कंपटीशन लाइन में एक एक नंबर का पॉइंट नंबर यानी 0.1 है, और किसी भाई का मान लीजिए 0.2 है, तो 0.2 वाले को होगा, 0.1 वाले का नहीं होगा। ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 5-10 नंबर कितना वैल्यू रखता है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो ST SC OBC कैंडिडेट्स के लिए अगर आप लोग उसमें कट ऑफ आपका फाइनल जा रहा है 60 नंबर, तो आपको 10-5 नंबर तो यही प्रॉफिट होगा, तो आप 50 नंबर में आपको सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। तो आप लोग रेलवे से अगर अप्रेंटिस का मौका मिलना है, खासकर जो 10वीं या ITI पास के लिए भी है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा जो पोस्ट है तो ITI के लिए है। मैं सीधे नोटिफिकेशन में ही जाके दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं मेरा एक केवल ये वीडियो बनाने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसको फॉर्म को क्यों भरना चाहिए आपको, क्योंकि रेलवे जैसे आपको पता होना चाहिए कि जितना भी चाहे आपको वर्ल्ड अपना जो रेलवे है तो सेकंड पोजीशन में आता है। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो बहुत ही बड़ा इनका राजस्व है। मान लीजिए आप ये कि मतलब बहुत ही बड़ा एक प्रकार का, आप कहीं भी जाओगे इंडिया के किसी भी कोने, वहाँ पर आपको रेल जरूर मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो, अप्रेंटिस करोगे तो बेनिफिट्स आपको जाहिर सी बात है कि इसमें मिलना ही है। चलिए हम नोटिफिकेशन में चलते हैं ताकि आप लोग को पूरी जानकारी दे सकें। का नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन रेलवे सबसे ऊपर। पहले एक बीच पे बारीक से बारीक चीज़ें देख लेना। हमें पता है कि आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो सामने वाला बता रहा है या जो भी हमसे, आपको कोई भी चीज़ आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है। ये आपको जो अंदर भरा हुआ है इसको जितना जल्दी हो उसको बाहर निकाल देना। पहले एक एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए आप, क्योंकि ये इंग्लिश में है। तो मेरे प्यारे भाइयों मैं यही बोलूँगा कि आपको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने से ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन उसमें होता है। ज़रूरी ये होता है कि हम कितना उसमें सीखते हैं, क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया था। नोटिफिकेशन अगर किसी कोई भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है, इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं वही इसमें आएंगे। बाकी इसमें भीड़ लगाओगे तो कोई मतलब, सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आपको पेमेंट लग जाएगा, फीस जमा करोगे, आपको जो भी परेशानी को स्वयं को होगी, किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको परेशानी जो भी होगी तो होगी। मैं ये चाहता नहीं। तो आप लोग इसको पहले समझ लीजिए। सबसे ऊपर यहाँ पर इंडियन रेलवेज, तो पता होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाला है, इंडियन रेलवेज में। बाकी यहाँ पर बनारस लोकोमोटिव वर्क सबसे ऊपर यहाँ पर यही लिखा गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये नोटिफिकेशन वगैरह का नंबर निकाला गया कि 20 यानी 44th बैच है। इसके पहले 43 बैच यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सबसे ऊपर बहुत बड़ी खुशखबरी एक प्रकार का ये है कि ITI एंड नॉन ITI दोस्तों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको मान सकते हो। 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन 44 बैच ये सब दिखा गया। लास्ट डेट अप्लीकेशन यहीं से समझ लेना, मैं आगे की बता दूंगा। तो 15 फरवरी है लास्ट डेट इसकी, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, लगभग मान सकते हो कि 15 से मतलब 1 महीने के लगभग अप्रॉक्स आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर यही लिखा गया है, क्योंकि अप्रेंटिस का मैंने जैसे आपको बता दिया हूँ, तो आपको अप्रेंटिस एक्ट जो 1961 है इसके बारे में किसी दिन आपसे बात कर लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। क्योंकि बहुत से भाई हमारे होते होंगे कि अप्रेंटिस का तो करते हैं, बहुत से बार उनको पढ़ा लिखा होता है कि 1961 है क्या, तो उसके बारे में आपसे बात कर लेंगे। यहाँ पर देख लो आपके ITI और नॉन ITI के लिए प्रपोजल किया गया है कि ये सब है, तो आपको रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि आखिर पोस्ट कितनी है और क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ ट्रेड। तो डिटेल्स ऑफ ITI सीट है। ITI के लिए सबसे पहले सीट बता देते हैं आपको। पोस्ट लगभग सेम है, फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है और मशीनिस्ट है और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों है यहाँ पर। प्लस आपको इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट भी निकली है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा इसमें बताया गया है। तो आप लोग भी एक बार ध्यान से एक बार देख लेना इसको। तो SC ST OBC EWS, क्योंकि EWS बहुत से भाई हमारे रहते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा, तो उनके लिए EWS का अगर आप कैटेगरी से हो तो आप लोग उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कम से कम 2 से 3 नंबर का कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अगर EWS से तो सर्टिफिकेट है तो EWS से ही आपको फॉर्म डालना है। बाकी यहाँ पर हम बात करें SC के लिए 16 पोस्ट है फिटर में। इसके बाद ST के लिए 8 पोस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है इसमें आप देख सकते हो कि 43 पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए, यानी टोटल अगर बात करें तो 107 पोस्ट है इसमें। इसके बाद हम बात करें कारपेंटर की, कोशिश करेंगे कि आपको ये पोस्ट ना बताएं, क्योंकि लगभग मैं पूरी पोस्ट बता दूं कि यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर टोटल पोस्ट भी बात करें अगर ITI वालों के लिए है तो टोटल सीट यहाँ पर 300 आप लोगों के लिए है। इसके बाद नॉन ITI के लिए देख लेते हैं। जो हमारे बहुत से भाई रहते हैं जो नॉन ITI रहते हैं वो भी करना चाहते हैं, उनके बारे में कई सवाल रहते हैं कि वो ITI नहीं कर पाए तो क्या वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ सकते। तो बिल्कुल अगर आप लोग यहाँ से अप्रेंटिस करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट तो दिया ही जाना। तो आप यहाँ आपको बेनिफिट्स आप लोग तो बिल्कुल जिसमें अप्लाई करना ही है। बाकी जिन्होंने ITI किया उनका तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए अप्रेंटिस तो जरूरी ही है। मैंने एक बार जिक्र भी कर दिएगा और भी अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि अप्रेंटिस का और भी आपको अच्छे से बता सकें। सेम पे यहाँ पर ट्रेड भी सेम है लगभग आपको, यानी आप अगर 10वीं भी पास हो तो आपका फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, मशीनिस्ट है, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिशियन, आपको भी ये काम सब सिखाया जाएगा। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ITI कैंडिडेट होते हैं जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जो सिलेक्शन लेता है उसको पूरा नॉलेज है ही, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो फ्रेशर के कैंडिडेट्स ही आपको फ्रेशर के तौर पर वहाँ पर लिया जाता है। और आप जितना भी नॉलेज सीखे होंगे ठीक है आपकी जगह, लेकिन वहाँ पर जो भी काम होता है वो आपको अलग से ट्रेनिंग जरूर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बाकी यहाँ पर हम बात करें पोस्ट की, टोटल पोस्ट यहाँ पर 74 पोस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज थोड़ा एक बार देख लेना अपने हिसाब से, और लगभग यानी 74 पोस्ट है ऑल इंडिया लेवल के लिए। तो आप लोग अप्लाई करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत से भाई रहते हैं जो अप्रेंटिस का सोच रहे होते हैं कि अप्रेंटिस करे या ना करे। तो जितने भी हम लोग मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर देना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगभग बता ही दिया है। UR कैटेगरी है, ST कैटेगरी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें आखिर क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम एंड ये ठीक है, इसका जरूरी नहीं है। तो EWS सर्टिफिकेट के लिए ही बताया गया ये सब चीज़। इसके बाद लास्ट में भी मैं बता दूंगा। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही देख लेना आप। ITI के लिए क्या क्या है। अब ITI जो कैंडिडेट होंगे वो 10वीं पास भी होंगे, तो ये गलती नहीं करना है। मैं आगे बता दूंगा कि आप 2 फॉर्म भरो, एक फॉर्म ही भरना है। या तो आप ITI बेस से भरोगे अगर ITI किए हो, या तो फिर आप 10वीं बेस से भरोगे जो 10वीं पास किया है, क्योंकि 2 फॉर्म अगर भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ITI जो भी हमारे नॉन ITI कैंडिडेट हैं उनका 10वीं में ये चीज़ नोट कर लेना आप पहले। जो 10वीं में है तो आपको 10+2 से होना चाहिए आपका, प्लस आपका 50% मार्क्स जो है तो 10वीं में होना अनिवार्य बताया गया। तो अगर आप लोग है तभी इसमें करना, बाकी आपको अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं आपको अप्लाई करना, क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका पैसा वगैरह भी लग जाए, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली। बाकी ITI के लिए भी सेम है, 50% मार्क्स आपका जो है तो 10वीं में होना चाहिए। बाकी ITI का परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिया गया, यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो 10वीं बेस से ही बनने वाला है। इसके बाद हम बात करें अपेयरिंग कैंडिडेट्स, बहुत से भाई हमारे रहते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि हम अपेयरिंग में तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो यहाँ पर ये कॉलम पूरा बताया गया है, इसको आप अंडरलाइन में हमने कर दिया है, तो इसको समझ लेना। क्या लिखा है यहाँ पर, अपेयरिंग कैंडिडेट्स इन द एबव एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल टू फिल अप द एप्लीकेशन, यानी आप लोग भी जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है जिनका अभी चल रहा है ITI या 10वीं, वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो आपको साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है। तो बाकी यहाँ पर एक बार और लास्ट में देख लेना कि जो भी आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको 15/1/2021 से पहले पहले या इसके तक, इस तारीख तक आपके पास वो होना जरूरी किया गया है। तो नो वेटेज फॉर हायर एजुकेशन, बहुत से भाई में रहते हैं जो एकेडमिक या बीटेक है, डिप्लोमा किया रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी डिग्री है तो हम अप्लाई कर देंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो कोई इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, पर साफ साफ बता दिया गया है। आप यानी आपका जो सिलेक्शन होगा तो 10th के आपको 10th बेस में ही होने वाला है। बाकी यहाँ पर एज लिमिट भी समझ लेना, आपको एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फॉर नॉन ITI के लिए 15 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी किया गया। अगर 15 ईयर्स से कम है तो इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। और आपको मोर देन यानी 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 15 से 22 साल। जो भी हमारे 10th के कैंडिडेट हैं वो 15 से 22 साल की आपकी एज होनी चाहिए। वो किसके लिए है, वो 10वीं कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ITI के लिए। तो यहाँ पर आप देख लेना पहले, ITI जो भी हमारे कैंडिडेट है, जो भी हमारे भाई हैं, वो 15 साल तो जरूरी किया गया, 15 साल कम से कम। जिसके बाद आपकी एज जो है 24 साल से ज़्यादा, यानी आपको 2 साल की यहाँ पर छूट मिल जा रही है। बाकी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लेना, ये चीज़ अलग से बता दिया गया है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। वो कुछ ट्रेड के लिए है, तो यहाँ पर मैंने कंफर्म कर देता पहले। यहाँ पर देख लेना कि एज लिमिट फॉर वेल्डर ट्रेड एंड कारपेंटर, इनकी ये जो 15 से 22 साल के ही बीच ही होना चाहिए, भले ही आपने ITI किया हुआ है। तो ये चीज़ आपको पहले ही पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन से हो, यानी आपको ST SC OBC से आते हो, तो आपको छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। देख लेते हो यहाँ पर 5 साल का आपको ST SC जो भी हमारे भाई हैं उनको छूट मिलेगी। OBC के लिए 3 साल का है, और इनके लिए जो है तो इनको नहीं मिलेगी। UR वगैरह के लिए यहाँ पर क्या बताइए, फिजिकल हैंडीकैप, यानी जिनका, क्योंकि रेलवे वगैरह में क्या होता है कि आपका बहुत से भाई हमारे रहते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, जिनका क्या कहते हैं कि शारीरिक फिजिकली वो फिट नहीं रहते हैं, तो वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि वो भी, उनका भी सब कुछ बहुत सपने होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी जॉब मिले। तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो आप यहाँ पर UR कैटेगरी से अगर हो तो 10 साल का आपका छूट मिल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। ST SC से हो तो 15 साल का, प्लस OBC से हो तो 13 साल का आपको छूट मिलना ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो इसमें अच्छा है। और एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर देख लेते पहले इसको, द सर्विस पीरियड प्रोवाइड इन द डिफेंस फोर्सेज इन इज +3 ईयर्स विच शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर्स, यानी 10 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पर सर्विस नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं फिटनेस के लिए, तो डिसेबिलिटी या तो आपके काम करने। अब ये जो है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए बताया गया है। मैं आगे बात कर लूँगा, तो आपको इसको जरूरी नहीं, आपको थोड़ा एक बार देख लेना, ये इसको समझ ही लेना है अप्लाई करने से पहले। हेयरिंग का बात करें तो ये सब सेम, आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बाकी इसमें जो मेडिकल वगैरह हो, मेडिकल बोर्ड से यहाँ पर बताया गया है कि मेडिकल बोर्ड से आपका जो भी है तो स्टेट बोर्ड या मेडिकल बोर्ड से करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन यानी आप वहाँ पर पहुँचोगे कैसे। तो the candidates candidature will be considered on the basis of merit list in each unit। तो समझ लेना, आपको जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरिट बेस से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें कोई एग्जाम वगैरह का आपको नहीं बताया गया है, ठीक है, एग्जाम वगैरह इसमें नहीं होने वाला। बाकी आपका परसेंटेज जो देखा जाएगा तो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% आपको मार्क्स जरूर किया गया है। भले आपने यहाँ पर इन द नॉन ITI सिलेक्शन और ITI पास ऐसे कैंडिडेट भी सिलेक्टेड, बट दे विल नॉट बी एनी वेटेज ऑफ ITI स्कोर, दे मस्ट ओनली पर मार्कशीट सर्टिफिकेट द नोटिफाइड टेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी, मान लीजिए आपने ITI किया हुआ है, उसमें आपके 90% मार्क्स है और आपके 10वीं में 50% से भी कम है, तो कोई मतलब नहीं है। आपको मार्कशीट आपके पास वो होना चाहिए, उसको फॉर्म भरने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको क्लियर ही ये पता होना चाहिए, यानी आपका जो सिलेक्शन होने वाला, अगर 10वीं में 90% है तो आप मान लीजिए आप सिलेक्शन आपका हो ही गया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी ITI का कोई भी परसेंट इसमें आपको कोई मतलब का नहीं है, इस चीज़ आपको नोट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स सेम मार्क्स, ये सब में रहता है, चाहे अप्रेंटिस हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या जॉब के लिए हो। तो इसमें अगर आप लोग 2 भाई हो, या मान लीजिए 2 कैंडिडेट है जिनका जो है तो नंबर सेम आता है, और जिनका एज यहाँ पर क्या लिखा है मैं पहले देख लेता हूँ, हैविंग द सेम मार्क्स, हाँ, जिनका सेम मार्क्स है, यानी जो मेरिट आपको 10वीं परसेंटेज है सेम है,
तो आपको किसके वहाँ पर बताया जाएगा, यानी किसको सिलेक्शन किसका होगा, तो जो जिनका एज ज़्यादा होगा, ये चीज़ आपको ओल्डर एज जिसका होगा उसको जो है तो प्रेफर किया जाएगा। इन केस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर मैच करती है तो आपको जो भी है अर्लियर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, पासड मैट्रिकुलेशन अर्लियर दैट बी कंसीडर फर्स्ट, यानी जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आल्सो द सेम देन द कैंडिडेट हु है पासड मैट्रिकुलेशन या अर्लियर से, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी अगर मैच है तो मान लीजिए आपने 2015 में 10th किया था, और जिनका मान लीजिए कम है या ज़्यादा है 2016 में किया था, तो जिनका जो है तो 2015 वाला हो गया, एक साल जिनका पहले होगा उनको सिलेक्शन हो जाएगा। आपका इसमें थोड़ा वेटिंग वगैरह में कर सकते हैं। बाकी पर ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के लिए ही जा रहे हैं वहाँ पर, तो ट्रेनिंग समझ ले यहाँ पर क्या है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होगी तो ट्रेनिंग विल बी हैव अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट विथ VLW का मतलब होता है बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप। तो ये आपको बनारस में वर्क करना पड़ेगा। रिक्वायर टू कंप्लाई विथ ऑल कंडीशन दसा एग्रीमेंट, क्योंकि अप्रेंटिस के लिए जा रहे हो, बहुत बार होता है। अभी न्यूज में आया था कि वहाँ पर कुछ हादसा हो गया था, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि आपको ये करवाए, लेकिन कई बार ये चीज़ अगर खतरे के खेल में जा रहे, खतरा एक प्रकार का मान सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ हो सकता है। तो इस अनहोनी से बचने के लिए आपको वहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह सब करवाया जाता है, तो आपको वहाँ पर साइन कंप्लाई करना जरूरी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लाई द रूल्स मेंशन इन द मास्टर सर्कुलर, ये सब मास्टर सर्कुलर उनके पास रहता है, आपको यहाँ पर समझ लेना है। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको यहाँ पर बता दिया गया, वहीं पर बता दिया गया आपको। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ यही NCVT और SCVT सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर रहने वाला है। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर सैलरी, जो अगर आप लोग सैलरी सोच रहे हो तो सैलरी इसमें नहीं बोल सकते, इसको स्टाइपेंड बोला जाता है, यानी आपको एक प्रकार का छात्रवृत्ति, क्योंकि वहाँ पर आपको हालांकि लगभग काम ही करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सैलरी नहीं दी जाती, उसको आप छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मानोगे, स्टाइपेंड बोला जाता है इसको। स्टाइपेंड रेलवे बोर्ड जो भी डिसाइड करेंगे समय समय पर, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस वो एप्लीकेशन तो यहाँ पर देख लो एक बार। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड, ITI और नॉन ITI ट्रेड फॉर प्लीज फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल ऑन अप्लाइंग फॉर बोथ ITI एंड नॉन ITI। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया है कि अगर आप लोगों ने ITI किया हुआ है तो मान लीजिए, हालांकि ये जो भी मैरिड बनना है तो आपका ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट लगा दोगे, उसमें सीट ज़्यादा है, लेकिन आपको ITI का बेनिफिट्स यहाँ पर ज़्यादा मिलने, आपको केवल बेनिफिट्स ये कि मिलेगा कि आपका सिलेक्शन थोड़ा कम परसेंटेज है तो भी हो जाएगा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ITI में हमारा ज़्यादा परसेंटेज के मार्क्स है तो हमारा सिलेक्शन होगा, तो वो 10वीं बेस में ही होने वाला है, क्योंकि जगह ज़्यादा है ITI में। तो आप ITI अगर किए हो तो ITI से भर दोगे। बाकी अगर आप लोगों ने 10वीं किया है तो आप 10वीं से भरोगे। केवल एक फॉर्म भरना है, या तो आप 10वीं से भर सकते हो या तो ITI से। ये गलती नहीं करना कि हमने तो ITI किया है अब हम 10वीं से भी भरेंगे और ITI से भी भरेंगे, तो ये आपको गलती अगर करोगे तो आपको कोई फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये गलती आपको नहीं करना है। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी किया गया, फिर आप कहोगे कि एप्लीकेशन फ़ी वगैरह का जानकारी मिला। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आपको ₹100 किसको देना पड़ेगा, तो जो भी हमारे ऐसे भाई हैं जो, तो एक शायद यहाँ पर छूट भी मिलने वाली थी, इसमें क्या छूट नहीं मिलेगी, मैं देखता हूँ इसमें क्या बता रहा है। एप्लीकेशन फीस 100 कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ऑनलाइन पेमेंट कैन बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, ठीक है। और द कैन अप्लाई अंडर द सीट ऑफ अप्रेंटिस वी हैव पे अप्लीकेबल सर्विस चार्ज टू कैंडिडेट्स और नो फी रिक्वायर्ड पर। हाँ, तो आपको किसको यहाँ पर छूट मिलेगी वो बता देते हैं आपको। जो हमारे SC ST कैंडिडेट है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको ₹1 ज़रूरत नहीं है आपको देने की। जो भी जाओगे कंप्यूटर वगैरह का जो भी चार्ज है वो आपको कैफ़े वगैरह में चार्ज जो भी है 50 रुपये तक लगता है, वो लग सकता है। बाकी आपको गवर्नमेंट जो आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फ़ी है वो आपको पे नहीं करना है। लेकिन जो UR से हैं या OBC है, यहाँ पर साफ साफ बता दें कि ₹100 का आपको फीस यहाँ पर जमा करना ही होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कोई आपको ऑफलाइन नहीं करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको जहाँ से भी फॉर्म भरोगे तो वहाँ से आपको सब कुछ वो जमा करवा लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम देख सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई 15 तारीख है, और देखेंगे स्टार्ट कब से हुआ आपको ये नहीं पता चला होगा। तो लगभग इसका फॉर्म स्टार्ट ही हो चुका है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दिया गया यहाँ पर। तो ये वही है, अप्रेंटिस का जो प्रोग्राम है वो सब बता दिया है कि ट्रेनिंग वगैरह का क्या कंडीशन है, क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेशन, तो ये है कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब वेबसाइट दी गई है। तो आप लोग अगर स्वयं से भी करना चाहते हो तो रिस्क न लेना, अगर कर सकते हो तभी करना, बाकी आपको कहीं से भी जाके भरवा लीजिएगा, क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम बात करें आगे,
तो फ़ोटो वगैरह का है वही आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपने ITI वगैरह किया है, 10वीं वगैरह किया है, आपको ये सब लेके जाना होगा। बाकी ज़्यादा चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वही चीज़ अब बेसिक चीज़ें आपको लेके जाना होगा। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ। जो भी आपने मान लीजिए एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन का आपको जो रेड सर्टिफिकेट है वो चीज़ आपको लेके जाना होगा। बाकी 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट जो भी आपको लेके जाना होगा। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये सब लेके जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेना क्या बताया गया है, 8 कॉपी ऑफ द सम सेम फोटोग्राफ फर्दर एज द व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म में मान लीजिए कोई फ़ोटो लगा रहे हो तो उसका फ़ोटो आपको रखना है, 8 कॉपी कम से कम बताएगा, तो आपको 10 से 15 कॉपी करवा लीजिएगा। आपका और आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया, नो डेली अलाउंस। तो क्योंकि अप्रेंटिस है तो आपको ये DA वगैरह जो है तो डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। कन्वीनियंस अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस विल बी पेड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन। यानी आपको ये है कि आपको जैसे जाओगे सिलेक्ट होते हो तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, तो उसको आपको कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा। साफ साफ हालांकि है तो गलत, लेकिन अब क्या है, रूल है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं इसमें, बाकी यहाँ पर देख लेना, इनकम्प्लीट इनकरेक्टली फील्ड एप्लीकेशन। तो वही है कि रिकमेंड डिटेल डिस्क्वालीफाइड आपको होना ही है, तो आपको ऐसा गलती वैसे भी आप कोई भी करेगा ही नहीं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लगभग सब बता ही चुका हूँ। हम आगे देखते हैं अगर कुछ होगा। तो यहाँ पर लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ बताया गया है, EWS का जो सर्टिफिकेट है, अभी जो 10% का आरक्षण की बात हो रही थी, तो ये आपको प्रोफार्मा है, इस हिसाब से आपका होना जरूरी है। तो आप लोग अगर नहीं बनाए तो इस हिसाब से आपको बनवा सकते हो, क्योंकि 15 फरवरी अगर 1 महीने के अंदर बन जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पा रहा है, अगर जो भी पहले का है तो उसको थोड़ा देख लेना, मिला लेना, इसको मैच करवा देना। अगर मैच करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगी। इसको ध्यान से एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। मैं इसको एक बार अच्छे से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप धीरे धीरे देख लेना, सील वगैरह जो भी आपका तहसील से है या कहीं से भी बनवाओ है लोक सेवा केंद्र से, तो आपको होना ज़रूरी है। तो लगभग मैंने सभी चीज़ें आपको बता दिया है। तो बाकी आप लोग अब इसमें कहीं पर ये आपको नहीं पता चला होगा कि ये फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है। तो फॉर्म लगभग स्टार्ट ही हो चुका है, डेट अभी हमें कंफर्म नहीं पता चल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ कि डेट वगैरह कहीं पर, हालांकि लेकिन ये फॉर्म भर, मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा इसका डिटेल दे दूंगा दोस्तों। तो आपको या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 15 तारीख से ही लगभग फॉर्म स्टार्ट हो ही चुका है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में ब्यौरा थोड़ा दे दूंगा कि कौन सी डेट में जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप लोग अगर अभी इसको एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको शेयर जरूर कर देना, जितने भी हमारे भाई हैं वो, अगर आप लोग चाहते हो कि 10वीं पास है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इसको मान लो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए काम कर ही लोगे तो क्या बड़ा कर लोगे, लेकिन अप्रेंटिस अगर 1 साल 2 साल का कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट रिकमेंडेड, आपको गवर्नमेंट ही है, रेलवे में आप क्या बोलना है कि क्या क्या नहीं है। तो वहाँ पर जाओगे सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर और कुछ नई वैकेंसी या जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।